भूटान के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश पहुंचे। दौरे के दूसरे दिन थिम्पू में भारत की सहायता से निर्मित ग्यालत्सुएन जेत्सुएन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का किया उद्घाटन। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ जारी। गिरफ्तारी के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। भ्रष्टाचार पर भाजपा भी कर रही है विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने की केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। कोलकाता में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के कई ठिकानों पर सीबीआई के छापे। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में सीबीआई ने लोकपाल के आदेश पर दर्ज किया था केस। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर होगा विचार विमर्श। कांग्रेस ने प्रचारकों के चुनावी दौर के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई। रूस की राजधानी मॉस्को में आतंकवादी हमले में 80 से ज्यादा लोगों की और 100 से अधिक लोग जख्मी। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली हमले की जिम्मेदारी। मॉस्को में हुए आतंकी हमले की चौतरफा निंदा। भारत ने संकट की घड़ी में रूस के साथ खड़े रहने का दिया भरोसा। अमेरिका ने हमले में यूक्रेन की भूमिका से किया इनकार। इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, सर्बिया और बेलारूस के साथ कई देशों ने की हमले की निंदा। आईपीएल में आज मुकाबले पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल में होंगे आमने सामने। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की होगी भिड़ंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं, प्रधानमंत्री स्वदेश वापसी कर चुके हैं। जी हां, भूटान की 2 दिन की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट आए हैं। गौरतलब है कि पीएम मोदी को उनकी यात्रा के दौरान शुक्रवार को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ट्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया था, जो 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव का क्षण रहा। पीएम मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर आपसी सहमति बनी, जिसमें 7 अहम समझौते भी शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भूटान दौरे के दूसरे दिन थिम्पू में ग्यालत्सुएन जेत्सुएन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया। ये अत्याधुनिक अस्पताल भारत की मदद से बनाया गया है। पीएम मोदी की यात्रा भारत और भूटान के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा और सरकार की पड़ोसी प्रथम की नीति के अनुरूप है। इस अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। मातृ एवं शिशु अस्पताल, भारत की मदद से इस अस्पताल का निर्माण हुआ और इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान दौरे के अपने दूसरे दिन में। दिल्ली आबकारी नीति के मामले में बीआरएस नेता के कविता की ईडी रिमांड आज खत्म होने के बाद उन्हें राउसवेनी कोर्ट में पेश किया गया। ईडी की रिमांड एप्लीकेशन पर कोर्ट थोड़ी देर में आदेश देगा। इस बीच कोर्ट में के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया। We are going to fight it out. It is a political case. It is a fabricated case. It is a false case. We are fighting it out. We have nothing new. We are asking the same thing again and again. There is nothing new. फर्जी केस है, गलत केस है, इलीगल अरेस्ट है, हम कोर्ट में लड़ेंगे। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 दिनों की ईडी रिमांड पर हैं। ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। आज सुबह एक मेडिकल टीम ईडी दफ्तर पहुंची और टीम ने मुख्यमंत्री केजरीवाल का टेस्ट किया। ये रूटीन कार्रवाई के तौर पर हुआ है।
आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद शुक्रवार को उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। यहां उन्हें अदालत ने 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया और अब 28 मार्च को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में दिल्ली के आईटीयू के पास शहीदी पार्क में आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आपके विधायक और मंत्रियों समेत तमाम कार्यकर्ता जुटे। आपके विरोध प्रदर्शन में विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता भी शामिल हो रहे हैं। तो लगातार अगर बात की जाए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही जो आप समर्थक हैं, आप कार्यकर्ता हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी आईटीयू शहीदी पार्क के पास पार्टी कार्यकर्ताओं ने, जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन जताया है। लेकिन दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो उसके अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में राजघाट स्थित बापू की समाधि पर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जाकर अरविंद केजरीवाल को हटाने की शपथ ली। इसके बाद राजघाट पर ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन से डीडी न्यूज़ ने संयुक्त रूप से बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कुछ खास कहा इन नेताओं ने। राजघाट पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा और जो सांसद हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन तमाम लोगों ने राजघाट पर महात्मा गांधी की जो समाधि है वहाँ पर जाकर उन्होंने गांधी के समाधि पर जाकर वहाँ पर माथा टेकने का काम किया है। यहाँ पर धरना प्रदर्शन का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली की सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनके साथी पिछले 2 साल से लगातार शराब के घोटाले में, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, वो पकड़े गए हैं। 2 उनके साथी तो वरिष्ठ साथी ऑलरेडी 1 साल के लगभग जेल में हैं। कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में गए हैं। 3 वकीलों के उनके लिए पैरवी करने के बाद भी कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं कोर्ट से सरकार चलाऊंगा। ये कट्टर ईमानदार अपने आप को बताने वाले लोगों का हाल है। इन्होंने सारे दिल्ली की जनता को धोखा दिया। जब दिल्ली के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री ईडी की हिरासत में हैं और पूरे शराब घोटाले की परतें खुल रहे हैं, तो हमने अपने इस संकल्प को पुनः दोहराया है अपने कार्यकर्ताओं के साथ कि इस लड़ाई को जारी रखेंगे। दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहिए, दिल्ली से भ्रष्टाचारी सरकार को हटाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें। दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा समेत जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। और उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल सियासत में ईमानदारी और शुचिता लाने की बात कहकर राजनीति में आए, लेकिन उन्होंने अन्ना हजारे को भी धोखा देने का काम किया। कैमरामैन मोहित यूके के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इस पूरे मामले में ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता दिल्ली से गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश, जानना चाहेंगे जिस तरीके से जो प्रदर्शन है आपके जो समर्थक हैं वो भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो बीजेपी की पार्टी की अगर बात की जाए खास तौर से, तो जो केजरीवाल ने कहा कि मैं जेल में रहते हुए भी सरकार चलाऊंगा, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने की शपथ ली गई बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा, किस तरह की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए बीजेपी की बात की जाए तो राजघाट के समीप आज उन्होंने भी प्रदर्शन किया, जहां खास तौर पर उन्होंने इस्तीफे की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आईटीओ की बात की जाए, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर ही यहां आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो यहां पर प्रदर्शन करने पहुंचे केजरीवाल के समर्थन को लेकर। मेरे कैमरा सहयोगी राहुल चोपड़ा से कहूंगा कि आपको वे दृश्य दिखाए जा सकते हैं। अब से कुछ देर पहले जरूर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो समर्थक थे वो काफी संख्या में पहुंचे हुए थे, लेकिन
करीब 10 बजे यहाँ पर पहुंचना चालू हुआ था उनका करीब, और 12 बजे धीरे धीरे करके वो सभी जो भी समर्थक थे वो यहाँ से निकल चुके हैं। इस समय पूरी तरह से कहें तो यहाँ सन्नाटा पसर गया है पूरी तरह से। हालांकि करीब 2 घंटे तक इनका प्रदर्शन चला है, जिसके अंदर जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं वो मौजूद रहे, विधायक मौजूद रहे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी यहाँ पर पहुंचे, जिनका कहना था कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। हालांकि इससे पहले करीब 12 बजे के आसपास जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी एक वीडियो जारी किया है, जिनमें उन्होंने जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनकी बातें सामने रखी हैं। उसमें कहा है कि जो दिल्ली का बेटा है वो जल्द ही वापस आएगा, जेल से छुटकर जरूर आएगा। जी बिल्कुल गिरीश, और जिस तरीके से आपने बताया कि कैसे जो पार्टी समर्थक हैं कुछ समय के लिए जुटते हैं और उसके बाद अब मैदान जो है वो साफ नज़र आ रहा है, लेकिन क्या माना जाए, क्या जो जिस तरीके से अब ये जो पूरे मामले में सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी, पूछताछ लगातार उनसे की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी समर्थक है उनके सामने भी अब सच्चाई आ रही है? जी बिल्कुल, काफ़ी जो यहाँ पर समर्थक थे उनसे भी मेरी बातचीत हुई तो उनका भी कहीं ना कहीं वो कस्मों कस्में जी रहे हैं कि किस तरह से क्या वाकई में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो इस आबकारी जो घोटाला है इसके अंदर शामिल हैं या नहीं हैं। तो एक बड़ा कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि ईडी ने ऐसे ही कहीं ना कहीं उनको गिरफ्तार नहीं किया है, जो लगातार अब 28 मार्च तक पूछताछ होनी है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बहुत सारे सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। दिल्ली की जनता अब सोचने पर मजबूर हो गई है कि जो ईमानदारी की बात करते थे दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्या वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? अगर लिप्त हैं तो आने वाला भविष्य कैसा होगा दिल्ली का, ये सोचने पर लोग मजबूर हो चुके हैं। मुकुल जी बिल्कुल गिरीश, और खासतौर से जो बीजेपी की अगर खासतौर से बात की जाए, जो प्रदेश समिति है उनकी तरफ से भी जो धरना प्रदर्शन किया गया, तो वहाँ भी यही बात कही जा रही थी कि जो कल तक कहते थे कि हम ईमानदार हैं, उसका टैग लिए घूमते थे, आज वही जेल के सलाखों के पीछे हैं। जी बिल्कुल, भाजपा ने पूरी तरह से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरने का पूरा प्रयास किया है। आज भी काफ़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और जो दिल्ली प्रदेश की इकाई के जितने भी नेता रहे वो यहाँ पर मौजूद रहे। राजघाट के सामने करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर ही ये दोनों प्रदर्शन चल रहे थे। हालांकि इसके चलते लोगों को दिल्ली की जनता है उनको परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए खासतौर पर दिल्ली पुलिस ने जो परिस्थितियां हैं फिलहाल बनती हुई नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें किस तरीके से लगातार जो प्रदर्शन का दौर है वो जारी रहा, वो देखने को मिला। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने वाले बयान पर भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि जेल से सरकार नहीं गैंग चलता है। साथ ही उन्होंने केजरीवाल से पद का मोह त्याग कर इस्तीफा देने की मांग की। देखिए, जितने भी मुख्यमंत्री जेल गए हैं उन्होंने त्याग पत्र दिया है, चाहे वो लालू यादव हों, हेमंत सोरेन हों, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। तो जेल में जो कैदी हैं उनके साथ बैठकर कैसे सरकार चलाएंगे? जेल के अंदर सरकार नहीं चलती है। ये तो सुना है कि जेल के अंदर से कुछ लोग गैंग चला लेते हैं, लेकिन जेल के अंदर सरकार नहीं चला करती है। तो उनको पद से मोह ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, त्यागना चाहिए। भारत में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर जर्मन विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुए जर्मनी के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इसे भारत का आंतरिक मुद्दा बताते हुए विदेश मंत्रालय ने आज इस पर जर्मनी के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत में जर्मन दूतावास में मिशन के उप प्रमुख जॉर्ज एंजविलियर को आज विदेश मंत्रालय में तलब कर उन्हें इस पूरे मुद्दे पर भारत की आपत्ति से अवगत कराया गया। इससे पहले शुक्रवार को जर्मन विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से जुड़े एक सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई थी, जिसमें जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि जर्मनी ने पूरे मुद्दे पर ध्यान दिया। जर्मन विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित मानकों को इस मामले में भी लागू किया जाएगा। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित। आपको बता दें हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका किस तरीके से लगा, इसकी अगर बात की जाए तो आपको बता दें कांग्रेस के 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं।
कांग्रेस से सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त, लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समेत पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका कांग्रेस को यहां लगता हुआ नजर आया। कांग्रेस के 6 बागी विधायक जो कि अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और खबर ये भी कि जो 3 अन्य निर्दलीय हैं वो शामिल होंगे। छोड़कर आए सभी माननीय 6 विधायकों का दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को और बल मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में हम और सशक्त होंगे। जिन वायदों को करके पिछली सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी, वो वायदे उतने ही झूठे थे जितने वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थे। और आपने उन चुनावों में भी देखा, लोग पूछते थे कहां गई कांग्रेस की गारंटी। गारंटी वहां फेल होने के 5 साल के बाद अवसर मिला था, यहां 1.25 साल के बाद अवसर मिल गया है। और 1.25 साल में जब चुनाव आया राज्यसभा का, तो जनता का गुस्सा इन 6 विधायकों के रूप में भी देखने को मिला। और आपको बता दें, इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता दिल्ली से राजेश राज हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही शिमला से नंदी मित्तल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राजेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो 6 ये बागी विधायक थे अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, सदस्यता इन्होंने ली है। लगातार एक जो बात कही जा रही थी कि जो बीजेपी का कुनबा है उसमें इजाफा हम देख रहे हैं, और ये इजाफा जो है नीतियों के चलते है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और केंद्रीय मंत्री और हिमाचल प्रदेश के कद्दावर नेता हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया और कहा कि ये तमाम जो विधायक हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, इनका तो हम स्वागत करते ही हैं, लेकिन स्वागत करने के पीछे का जो तर्क दिया गया वो यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारत में काम चल रहा है, जो विकास का कार्य किया जा रहा है, उससे प्रभावित होकर ये तमाम जो विधायक हैं वो पार्टी से जुड़े हैं। और ये स्पष्ट तौर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि इन तमाम लोगों के पार्टी में जुड़ने से भारतीय जनता पार्टी को काफी मदद मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी और भी हिमाचल प्रदेश में मजबूत होगी। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और एक जो विधायक थे चैतन्य शर्मा, उनकी उम्र तो बहुत कम दिखाई पड़ रही थी, जिस बात का जिक्र अनुराग ठाकुर ने किया भी कि सबसे कम उम्र के विधायक हैं वो चैतन्य शर्मा। और तमाम जो विधायक हैं वो उत्साह से भरे हुए थे और पार्टी को मजबूत करने के लिए जो संकल्प लेकर वो आए हैं, उस बात का स्पष्ट तौर पर उल्लेख जो है वो पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल। साथ ही नंदी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि फायदा जो है बीजेपी को मिल रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए लगातार यही स्थिति बनी हुई है। लगातार झटके जो हैं कांग्रेस पार्टी को लग रहे हैं और उस वजह से कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो डामाडोल भी नजर आती है। जी नंदी, आवाज मिल रही है आपको? फिलहाल संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है नंदी से। नंदी के साथ दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी, जो बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, वो पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। हमने पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा, हर्ष महाजन, जिन्होंने लगभग छात्र राजनीति से अपना कांग्रेस में अपना अस्तित्व बनाया, 40 साल बाद वो भाजपा में शामिल हो गए। और कहा जाए तो इस बार के राज्यसभा चुनाव के बाद ही ये स्थिति उत्पन्न हुई कि कांग्रेस से जो भाजपा में शामिल हुए थे हर्ष महाजन, भाजपा ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा और अंततः जो है भाजपा की रणनीति जो है वो कामयाब रही, कहीं ना कहीं रंग लाई और हर्ष महाजन चुनकर आज भारतीय जनता पार्टी की टिकट से
राज्यसभा पहुंच गए जी। हैं। अब जो ये 6 कांग्रेस के बागी विधायक हैं, अगर कहा जाए तो इनका भी अपना अपना जनाधार है। पिछले 40 साल कईयों के तो जो है पिताजी और उनके दादा भी कांग्रेस में रहे हैं। ऐसे लोगों का पार्टी छोड़कर भाजपा में जाना कांग्रेस के लिए कोई सही संकेत नहीं है। हमने पिछले 1 महीने से देखा कि लगातार कांग्रेस घबराई हुई है, क्योंकि जब उन्होंने हाई कमान की ओर देखा, वहां से राय लेनी चाहिए, वहां से कोई निर्णय लेना चाहा, वो निर्णय वहां से नहीं आ पाया। बिल्कुल, इसी वजह से जो स्थिति है नंदी, अगर देखा जाए भगदड़ मची हुई है कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जाने की, ये कहीं ना कहीं हाई कमान। जी, जाहिर तौर पर वही स्थिति है और लगातार जो झटके हैं कांग्रेस पार्टी को लग रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता की ईडी हिरासत 26 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर के कविता की ईडी रिमांड को 26 मार्च तक के लिए बढ़ाया गया है। ईडी ने के कविता की 5 दिन की हिरासत को बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन यहां पे अब इस पूरे मामले में, दिल्ली आबकारी नीति मामले में जब सुनवाई हुई तो उनकी रिमांड को 26 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये हिरासत की अवधि को बढ़ाया है, जो रिमांड अवधि है इसको बढ़ाया है 26 मार्च तक के लिए। यानी कि कविता की जो ईडी रिमांड है वो 26 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी का, राउज एवेन्यू कोर्ट से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, क्या ताजा जानकारी निकल कर आ रही है पूरे मामले में? बिल्कुल, आज के कविता की ईडी कस्टडी जो दी गई थी राउज एवेन्यू कोर्ट से, वो खत्म हो रही थी, इसीलिए उन्हें आज एक बार फिर कोर्ट में पेश किया गया और ईडी ने आज 5 दिनों की रिमांड मांगी थी। ईडी ने ये कहा था कि उन्हें के कविता को कंफ्रंट कराना है कुछ डॉक्यूमेंट से और कुछ दूसरे एक्यूज से, तो इसीलिए उनको 5 दिन की हिरासत और चाहिए। हालांकि 1 दिन कम कर दिया कोर्ट ने और 4 दिन की आप कहें हिरासत ईडी को मिल गई है। कि कविता की आरोपी है। आज भी ईडी ने यही कहा कि हम जैसे पहले हमने कहा था कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का जो षड्यंत्र है उसमें के कविता की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने ही किकबैक्स भेजे जाएं ये प्रस्ताव रखा, इस तरह की कई बातें ईडी की तरफ से कही गई। इस बीच में हालांकि के कविता के वकीलों ने भी जमानत याचिका अपनी आज दाखिल कर दी है राउज एवेन्यू कोर्ट में। तो संभव है कि अगली बार जब वो उनको पेश किया जाएगा तो उनके वकील जमानत पर बहस करने के लिए भी कहेंगे कि उनको मौका दिया जाए जमानत पर अपनी बात रखने के लिए। जी बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर यही कि कविता की जो ईडी रिमांड है 26 मार्च तक के लिए उसको बढ़ाया गया है। और कहीं ना कहीं विकास, अगर देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जिस तरीके से फैसला लिया गया है, क्योंकि ईडी लगातार इस पूरे मामले में कोशिश कर रहा है कि जो सच्चाई है उसको बाहर निकाला जा सके। उस लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुछ और भी ऐसी जानकारी है जो बाहर आएगी। बिल्कुल, देखिए अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी के कविता की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद हुई, तो ये जो पूरा के कविता को हिरासत में लेना, पूछताछ करना, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी रहा है ईडी के लिए। और अब पिछले कल के आप आदेश को देखें जो ईडी की याचिका पर अरविंद केजरीवाल की रिमांड जो दी गई ईडी की, वो भी 26 तक है और के कविता की रिमांड भी ईडी को 26 तक मिल गई है। तो इन दोनों को आमने सामने बैठाकर कन्फ्रंट भी शायद ईडी कराने के बारे में विचार कर रही है और कुछ इस तरह की बातें कोर्ट को कही भी गई कि उनको कन्फ्रंट कराना है के कविता को डॉक्यूमेंट्स को लेकर के और दूसरे एक्यूज को लेकर। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हर एक जो पूरा नेटवर्क है उसके तार खंगालने की कोशिश में ईडी लगातार जुटी हुई है। वहीं अगर बात की जाए बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले की, तो यहाँ कल बंगाल के मत्स्य पालन मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के घर पर हुई छापेमारी में 41 लाख रुपए नकद बरामद हुए। ईडी ने कल तड़के चंद्रनाथ सिन्हा के फूलपुर के घर पर छापेमारी की थी। इसके अलावा ईडी ने इस सिलसिले में कोलकाता के लेक टाउन और चेतला में भी छापेमारी की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया के 4 दिन के दौरे के पहले चरण में सिंगापुर पहुंचे। उन्होंने अपनी सिंगापुर यात्रा की शुरुआत आईने मार्केट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बहादुर भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर की। उन्होंने कहा कि ये स्मारक स्थल आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और आइए बुलेटिन में बात करते हैं 24 की चुनौती की।
भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की आज तीसरी बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सीईसी के अन्य सदस्य शामिल होंगे। यूपी, राजस्थान, ओडिशा, सिक्किम समेत सभी बचे हुए राज्यों की बची हुई सीटों पर मंथन होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज शाम सीईसी में शामिल होने के लिए 6 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि इंडी गठबंधन में सभी दल अपनी डफली अपना राग गा रहे हैं। कांग्रेस इसमें बिल्कुल बेचारी बन चुकी है। बिना विचारधारा का जब कोई गठबंधन बनता है तो इसी तरह का अवसरवादी गठबंधन होता है और उसकी आयु कम होती है। यहाँ देखिए, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, सभी आलाप रहे हैं। कम्युनिस्ट अलग घोषणा कर रहा है, आरजेडी अलग घोषणा कर रहा है और राजद ने तो कांग्रेस को बेचारा बना दिया। बिहार में बिल्कुल बेचारा, लाचार। कांग्रेस हताश और परेशान है, लालू जी की चरण वंदना में लगा हुआ है कि जो मिल जाए वही बहुत है। कांग्रेस को लालू जी कुछ भी यहाँ देने को तैयार नहीं। अधिकतम 3 से 4 सीट देंगे और अपनी मर्जी की सीट वो भी देंगे। तो ये कैसा गठबंधन था? इंडिया अलायंस का तो कोई रहा नहीं। वही एक तरफ एनडीए में सब साथ मिलकर तालमेल एक साथ बिठा करके सीटों की घोषणा किए हैं। वहीं जन स्वराज अभियान चलाने वाले चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में पदयात्रा करने के बाद मुझे जमीन पर ना कहीं कांग्रेस दिखी, ना कांग्रेस का झंडा दिखा। इसको कौन सी जिम्मेवारी कौन सा दल दे रहा है, ये तो दलों की अपनी समझ है। आरजेडी की जिम्मेवारी तेजस्वी यादव पे, जगदानंद बाबू पर है, तो क्यों दिए हैं, क्या दिए हैं, तो दल वाले, आरजेडी वाले बता सकते हैं, कांग्रेस वाले लोग बता सकते हैं कि कांग्रेस बिहार में क्या करना चाहती है। जहां तक मेरा सवाल है, हम यही काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं। और अगर कांग्रेस पर आप मेरा टीका टिप्पणी बिहार के संदर्भ में पूछ रहे हैं, तो हमको तो अभी तक कांग्रेस कहीं गांव देहात में, हम भी तो 11 महीना से चल रहे हैं, ना कोई कांग्रेस दिखा, ना कांग्रेस का झंडा दिखा, ना कार्यकर्ता दिखा, ना कार्यक्रम दिखा। मध्य प्रदेश के धार में स्थित विवादित स्थल भोजशाला का एएसआई आज सुबह दूसरे दिन भी सर्वे कर रही है। यह सर्वे मध्य प्रदेश की इंदौर खंडपीठ के निर्देश पर हो रहा है। आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अपर महानिदेशक प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में दल ने सुबह 8:10 पर सर्वे दल ने भोजशाला परिसर में प्रवेश किया। हिंदू पक्ष की ओर से गोपाल शर्मा और आशीष गोयल भी सर्वे दल के साथ हैं। मुस्लिम पक्ष की ओर से आज याचिकाकर्ता अब्दुल समद भी सर्वे दल के अंदर जाने के कुछ समय बाद भोजशाला पहुंचे। उन्होंने नवीन सर्वे को लेकर आपत्ति जताई है। जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित जिस भोजशाला का एएसआई द्वारा वैज्ञानिक सर्वे किया जा रहा है, उसका विवाद बहुत पुराना है। हालांकि ये भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, इसके टाइटल को लेकर ही हिंदू पक्ष ने याचिका लगाई थी। शुक्रवार से सर्वे शुरू हुआ तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मुस्लिम पक्ष की तत्काल सुनवाई से उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया। मुस्लिम पक्ष सर्वे पर सवाल उठा रहा है। मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष का कहना है कि भोजशाला में जो कुछ खंबे और मूर्तियां हैं, जिनको 2004 में लाकर रखा गया, उनको सर्वे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जो नई चीजें इशू उसमें पैदा किए जा रहे हैं, जैसे जो स्तंभ रखे गए बाद में लाकर 2004 22 जनवरी 2004 में वो स्तंभ अंदर रखे गए, उसकी समाज ने कड़ी आपत्ति भी ली, आवेदन ज्ञापन भी किए, तमाम जनप्रतिनिधियों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन वो अंदर ही रखे रहे, उनको बाहर नहीं निकाला गया। आज उसको उस सर्वे में वो शामिल करना चाहते हैं, तो ये एक प्रश्न चिन्ह है। इतिहासकार ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट भी इस भोजशाला का इतिहास बताते हुए यही कहती है कि यह मूल रूप से सरस्वती का मंदिर था, जिसे बाद में यहाँ के मुस्लिम शासक ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। धार प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक इस मंदिर में जो देवी सरस्वती की प्रतिमा मौजूद थी, वर्तमान में वह लंदन के संग्रहालय में है। धार के कलाकारों द्वारा मूल प्रतिमा की तरह दिखने वाला चित्र उकेरा गया है, जिसकी पूजा मंगलवार को इस भोजशाला में की जाती है। 1000 से 1055 ईस्वी में राजा भोज परमार राजवंश के सबसे बड़े शासक थे, जिनको शिक्षा और साहित्य का अनन्य उपासक कहा जाता था। उन्होंने धार में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे बाद में भोजशाला के रूप में जाना जाने लगा। भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा भी सर्वे के दौरान भोजशाला में मौजूद रहे। वहाँ पर हम सर्वे के आधार पर, जहाँ पर जो भोजशाला में प्रवेश करते हैं, दाईं ओर संस्कृत की ऋचाएं लिखी हुई, शिलालेख लगे हुए हैं, गणेश जी की प्रतिमा है, शंख घंटा घड़ियाल बने हुए, उन सारे चिन्हों को उन्होंने, जो हिंदू चिन्ह है या जो भी चिन्ह है, उनको सबको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके अपने पास संरक्षित किया है। इस विवादित स्थल पर एक बड़ा खुला प्रांगण है, जिसके चारों ओर स्तंभों से सज्जित एक बरामदा और पीछे पश्चिम में एक प्रार्थना गृह स्थित है। यहाँ प्रयुक्त नक्काशीदार स्तंभ और प्रार्थना कक्ष की उत्कृष्ट रूप से नक्काशीदार छत है।
यहाँ की दीवारों में लगी शिलाओं पर उत्कीर्ण मूल्यवान रचनाएं हैं। इन शिलाओं में कर्मा अवतार या विष्णु के मगरमच्छ अवतार के प्राकृत भाषा में लिखित में 2 स्त्रोत उत्कीर्ण हैं। 2 सर्पबंध स्तंभ शिलालेख, जिसमें एक पर संस्कृत वर्णमाला और संज्ञाओं और क्रियाओं के मुख्य अंतःकरण को समाहित किया गया है। दूसरे शिलालेख पर संस्कृत व्याकरण के 10 काल और मनोदशाओं के व्यक्तिगत अवसान शामिल हैं। ये शिलालेख 11वीं-12वीं शताब्दी के बताए जाते हैं। यहाँ की मेहराब की परतों का निर्माण करने वाले 2 बड़े काले पत्थरों के पीछे की तरफ के भाग पर लेख उत्कीर्ण है। ये शिलालेख शास्त्रीय संस्कृत में नाटकीय रचना है। मुस्लिम पक्ष इस स्थान को मस्जिद मानता है। भोजशाला से ही लगा हुआ कमाल मौलाना का मकबरा है, जिसके सर्वे की मांग हिंदू पक्ष ने की है। डीडी न्यूज के लिए आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।